हेलो फ्रेंड, गार्डनिंग चैनल फिरोज़ प्लांट्स लवर में आपका स्वागत है। और आप आज मधुकामनी के पौधे को देख रहे हैं। आपके मधुकामनी के पौधे में अच्छे से फ्लावरिंग हो और फ्लावरिंग के बाद भी ये पौधा सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, इसके बारे में आपके साथ जानकारी शेयर कर रहा हूँ। तो मेरे वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, जिससे सभी जानकारियाँ आपको अच्छे से मिल सकें। मैं वीडियो शुरू करता हूँ उससे पहले एक रिक्वेस्ट और भी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस पौधे में बहुत भर कर फ्लावरिंग होती है और अधिक से अधिक फ्लावर पाने के लिए हमको इस पौधे के साथ क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं पॉट सिलेक्शन की। इस पौधे को बार बार रिपोर्टिंग नहीं पसंद होती है, इसलिए एक बार में ही कम से कम 12 से 18 इंच का पॉट इस पौधे के लिए आप चुनें, जिसमें ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है और जल्दी इसको बार बार रिपोर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। दूसरी इसकी जो ज़रूरत होती है वो होती है मिट्टी की। और इस मिट्टी को आप गार्डन की 50% जो सॉइल होती है वो ले लें, 25% वर्मी कंपोस्ट या काउडंग ले लें और 25% राइस हस्क, कोकोपीट या मोटी जो रेत होती है उसको ले लें, या आप 25% में आधी रेत और आधी कोकोपीट या राइस हस्क ऐड करके मिट्टी बना लें। तो ये मिट्टी बहुत अच्छी बनती है और इससे मिट्टी में ड्रेनेज भी अच्छा होता है। इसके अलावा एक और चीज़ इसके लिए ज़रूरत होती है फुल सनलाइट की। इसलिए इस पौधे को 4 से 6 घंटे की भरपूर धूप मिलनी चाहिए, जिससे इस पौधे को पोषण मिलता है और ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। फिर आपके पौधे में नई नई शाखाएं बनती हैं, आपका पौधा मजबूत होता है और आपके पौधे में कलियां बनकर फ्लावरिंग भी अधिक होती है। अगली जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है पानी। और इस पौधे को बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं पसंद है। इस पौधे में बोगनवेलिया की तरह जैसे कभी कभी आप ड्राई मिट्टी रखते हैं, उसी तरीके से इस पौधे की मिट्टी को अगर आप थोड़ा ड्राई करते हैं 4 से 6 दिन के लिए, तो आप देखेंगे उसके बाद पानी देने पर ये पौधा बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ करता है और इसमें अच्छे से पत्तियां बनती हैं, ब्रांच बनती हैं और फिर कलियां बनकर फ्लावरिंग भी होती है। इसलिए इस पौधे में ओवर वाटरिंग कभी ना करें। इस पौधे को ओवर वाटरिंग नहीं पसंद होती है। जब आपका पौधा रिपोर्ट करने के बाद अच्छे से ग्रोथ करने लग जाए और उसमें नई नई शाखाएं बनने लगें, नई नई पत्तियां निकलने लगें, उस समय आपको ध्यान रखना है। अब इसमें नाइट्रोजन वाला जो फर्टिलाइज़र है वो नहीं देना है, कम से कम देना है। जब सॉइल बनाते वक्त आपने जो काऊ डंग इस्तेमाल किया था वो इसके लिए पर्याप्त होता है। इसलिए इस पौधे को बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र नहीं देना है। अगर आप नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र देंगे तो ये पौधा केवल शाखाएं और पत्तियां ही बढ़ाएगा और इसमें फ्लावरिंग कम हो जाएगी या देर से इसमें फ्लावरिंग होगी। जब आपको लगे कि आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रो हो गया है और अब इसमें कलियां बनेंगी, उस समय आप इस पौधे में पानी देना कम कर दें। जो पानी देने का अंतर है वो बढ़ा दें और धीरे धीरे जब इस अंतर को आप बढ़ाएंगे, अगर आप पानी 1 दिन के अंतराल पर देते हैं तो 2 दिन के अंतराल पर दें, फिर 3 दिन के अंतराल पर दें और उसके बाद में 4 से 6 दिन तक इसको थोड़ा सा वाटर का स्ट्रेस दें और उसके बाद इसमें वाटरिंग करें। तब आप देखेंगे बहुत जल्दी से इसमें कलियां आ जाएंगी और फिर वो कलियां बहुत ज़्यादा बनेंगी, इसमें फ्लावरिंग अच्छी होगी।
इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखें, बारिश के मौसम में इस पौधे की रूट का ध्यान रखना है। रूट के पास जल का भराव नहीं होना चाहिए। अगर उसमें पानी भर रहा है, आपके पॉट में पानी भर रहा है, तो ये पौधा बहुत जल्दी पानी के बढ़ने से ख़राब हो जाता है। इसकी रूट ख़राब होने लगती हैं, फंगस लगकर ये पौधा ख़राब हो जाता है और ऐसे में भी आपका पौधा फ्लावरिंग नहीं करता है और वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। इस तरीके के जो पौधे होते हैं, इनकी रूट अगर एक बार ख़राब हो जाती है, फिर ये पौधे जल्दी ग्रो नहीं होते हैं और इनकी कटिंग भी बहुत देर से ग्रो होती है। इसलिए पानी का बहुत ध्यान रखें। इसके साथ ही इस पौधे की मिट्टी में जो केले के छिलके होते हैं, उनके छिलकों को आप बारीक कूट लें या छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट लें और उसके बाद इसकी मिट्टी में वो केले के छिलके डालें। इसके साथ ही एप्सम साल्ट जो होता है, उसको 2 से 3 महीने के अंतर पर 1 चम्मच एप्सम साल्ट को 2 लीटर पानी में घोलकर इस पौधे को दें, तो आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। इसकी जो पत्तियां हैं वो ज़्यादा हरी होंगी और आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। वैसे तो ये पौधा अपने आप ही एक अच्छा सा शेप ले लेता है। ये एक गोल सा शेप ले लेता है और इसको बहुत ज़्यादा कटिंग प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है शेप देने के लिए। लेकिन अच्छे फ्लावरिंग के लिए आप इनकी जो अंदर की ओर घनी शाखाएं होती हैं, उनकी प्रूनिंग कर दें। जो पतली पतली से नीचे की ओर ब्रांच आ जाती हैं, उनको कर दें, क्योंकि जो इसका मेन स्टम होता है उस पर भी हवा लगना बहुत ज़रूरी होता है और उसके चारों ओर जब पतली पतली सी बारीक सी बहुत सारी ब्रांच आ जाती हैं, तो इस पौधे को बहुत अच्छे से हवा नहीं मिलती है और इसलिए ये पौधा अंदर की पत्तियों को फिर सुखाने लगता है या सड़ाने लगता है और तब आपका पौधा सुंदर भी नहीं लगता है और अस्वस्थ हो जाता है। फिर इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी नहीं होती है। इसलिए जब भी आप इस पौधे की प्रूनिंग करें, तो इस पौधे की प्रूनिंग ऊपर करने के साथ साथ आप अंदर के हिस्से में भी प्रूनिंग करें, तो आप देखेंगे आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है और उसमें बहुत सारी ब्रांच आएंगी। फिर इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। इस पौधे पर अधिक फ्लावर पाने के लिए इसकी समय से प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होती है और पहली प्रूनिंग आप उस समय करते हैं जब इसको आप रिपोर्ट करते हैं, यानी स्प्रिंग सीजन में, उस समय इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा फिर इस पौधे की प्रूनिंग आप ना करें और दूसरी प्रूनिंग आप इसमें फ्लावरिंग होने के बाद करते हैं। जब बारिश होने लगती है उस समय इसमें लगभग फ्लावरिंग हो चुकी होती है या कुछ पौधों में फ्लावरिंग हो रही होती है, तो ऐसे में इन पौधों की सॉफ्ट प्रूनिंग आप बारिश के समय कर दें तो अच्छा रहता है। इसके साथ ही जो फ्लावर खिल चुके होते हैं वो डेड हेड आप हटा दें और जो सीड पॉट बन रहे हैं उनको कम कर दें। लेकिन अगर आपको सीड की ज़रूरत है तो 1-2 ब्रांच में कुछ सीड पॉट आप छोड़ सकते हैं। कोशिश करें जब भी आप ये सीड पॉट छोड़ें तो सबसे ऊपर की जो ब्रांच होती है उसमें सीड पॉट को छोड़ें और नीचे की ब्रांच में जितने सीड पॉट बनते हैं वो हटा दें। इससे आप देखेंगे नीचे की शाखाओं में फिर से फ्लावर आएंगे और ऊपर जो सीड पॉट है उसको थोड़ा देरी से न्यूट्रिशन मिलेगा और वो धीरे धीरे सीड पॉट भी अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। इसलिए इस पौधे पर बहुत ज़्यादा सीड पॉट ना रहने दें, डेड हेड ना रह दें। ऐसा करने से आपके पौधे पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। इस पौधे की एक्स्ट्रा ग्रोथ के लिए इसमें आप नीम की खली, सीवीड, इस तरीके के न्यूट्रिएंट्स भी आप मिला सकते हैं और अगर ये न्यूट्रिएंट्स आप इनको समय पर दे देते हैं तो आपका पौधा और भी अच्छे से ग्रो करता है और उसमें बहुत सुंदर से फ्लावर बनते हैं। इस पौधे को थोड़ा रूट बाउंड होना भी पसंद होता है, इसलिए इसके पार्ट को
बहुत बड़ा भी ना करें। 12 से 18 इंच के पॉट में ही अच्छे से ग्रोथ करता है और इसको थोड़ा सा रूट बाउंड भी होने दें। बहुत जल्दी इस पौधे की रिपोर्टिंग भी ना करें। तो आप देखेंगे इसी तरीके से आपके मधुकामनी में फ्लावर आएंगे। और ये देखिए बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। इस पे पॉलिनेटर्स भी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। बहुत सारी मधुमक्खियाँ आप देख रहे होंगे इसके ऊपर हैं। मैं यहाँ वीडियो बनाने के लिए जब आया तो कुछ भाग गई। बहुत सारी हर गुच्छे पर मधुमक्खियाँ बैठी हुई थी। मधुकामनी या किसी भी पौधे पर अगर आप अधिक फूल पाना चाहते हैं तो उसमें केवल खाद ही काम नहीं करती है। सही जो धूप है, भरपूर धूप, सही समय पर प्रूनिंग और जड़ों में पानी ना रुकने देना, ये भी बहुत कारगर सिद्ध होता है। और इन चीज़ों पर अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके किसी भी फ्लावर प्लांट में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी और वो पौधे हरे भरे रहेंगे। इसके साथ ही इन पौधों पर कभी कभी रेड स्केल दिखते हैं इसकी पत्तियों के ऊपर, या एफिड्स दिखते हैं, या मिलीबग दिखते हैं। ज़्यादातर इस पौधे पर अगर दिखता है तो आपको रेड स्केल दिखेगा और उसके लिए आपको ध्यान रखना है। समय समय पर इस पर इंसेक्टिसाइड का भी प्रयोग करते रहना है। ये कीट लगें उससे पहले ही इनका आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें। जब भी रेड स्केल लगता है वो बहुत मुश्किल से हटता है क्योंकि वो बहुत तेज़ी के साथ इनकी पत्तियों पर चिपक जाता है, इसकी स्टेम पर चिपक जाता है और ऊपर नीचे दोनों तरफ ये कीट लग जाता है। बहुत छोटी सी रेड सी एक बिंदी टाइप की मालूम पड़ती है और धीरे धीरे वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते हैं। इसलिए समय समय पर इस पे आप नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं, या अगर आप कोई रासायनिक कीट का इस्तेमाल इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। लेकिन जब कलियां बन रही हों या फ्लावरिंग हो रही है उस समय इन इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल ना करें। जब आपका पौधा कलियां नहीं बनाता है उससे पहले ही इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। जब कलियां बन रही हो या फ्लावरिंग हो रही हो उस समय कोई तेज़ फर्टिलाइज़र भी ऐड ना करें। बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना करें और बहुत ज़्यादा तेज़ कोई इंसेक्टिसाइड ना इस्तेमाल करें, वरना आपके पौधे की जो कलियां हैं वो झड़ सकती हैं। आपके फ्लावर जो खिले हुए हैं वो झड़ सकते हैं। और ये पौधा बहुत नाजुक होता है, इसके फ्लावर को छूते ही ये अपनी पत्तियों को बिखेर देता है। लेकिन इस पौधे में बहुत भर कर फ्लावरिंग होती है और ये फ्लावर बहुत ही खुशबूदार होते हैं। सुबह के समय जैसे ही आप अपने गार्डन में घुसते हैं ये बहुत खुशबू फैलाता है और बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद करता हूँ ये मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को और लोगों तक शेयर करें। मिलता हूँ फिर ऐसे ही किसी खुशबूदार पौधे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।